हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्केलर के लिए केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम कहाँ पहुँच गए थे। देखो, हमने यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तक इसको कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। इनके फॉर्मूले देखे थे। यूजेज वगैरह हम तब डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पर आपके सारे जो टॉपिक्स हैं एक साथ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। वैसे भी हम अब हमारे पास कितना बचा केमिस्ट्री में? इतना ही बचा है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी इसका जो सिलेबस है पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। आई होप आप लोग यहाँ पर जुड़े होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है समीकरणों का लेखन, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये सब चीज़ आज यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। इसमें से जो हमारे पास क्या है, पहले तो देखो, इसने समीकरणों का लेखन दिया है यहाँ पर, और किस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले केमिकल रिएक्शन पता तो होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और उनके प्रकार। यहाँ पर सारे प्रकार हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सारे प्रकार यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ पर मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। जो हमारे पास संयोजन अभिक्रिया होती है, समीकरणों का लेखन किस तरीके से होता है, उनको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो बेटा यहाँ पर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है। भाई क्या है? एक, चलो सिंपल यार, देखो एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है। मैंने बोला ए और बी कोई दो सब्सटेंस है। क्या है? ए और बी कोई दो सब्सटेंस है, और इनसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सी एंड डी। क्या फॉर्म हो रहे हैं? सी एंड डी फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सब्सटेंस है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ पर आपस में मिलकर नए अगर सब्सटेंस बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम क्या कहने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहने वाले हैं। इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहने वाले हैं। चलिए, अब ये जो हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन को बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर किससे डिनोट किया जाता है? एरो से। एरो से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। एरो की लेफ्ट साइड में, एरो की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपके पास क्या है, जो ए और बी है इनको कहा जाता है अभिकारक। इनको क्या कहा जाता है भाई? अभिकारक कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ पर अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एरो की राइट साइड में जो होते हैं, राइट हैंड साइड में जो है, आरएचएस में जो है, इनको कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें आपको दिख रही है वो सब रिएक्टेंट्स हो जाएंगी। राइट हैंड साइड में जो सारी चीज़ें दिख रही है वो क्या हो जाएंगी? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हो जाएंगी। और इसी यही हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम देखना चाहें कि कैसे पता चले, तो कुछ कुछ चीज़ें होती है। जैसे मैं अवस्था में परिवर्तन देख लेता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे चलेगा। कहीं पर क्या हो जाती है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है, चेंज इन स्टेट हो जाता है। कहीं पर कलर चेंज हो जाता है। कहीं पर क्या देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन में? कलर चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पर रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं पर किसी रिएक्शन में क्या हो रही होती है, गैस निकल रही होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है, कहीं किसी रिएक्शन में गैस निकल रही होती है, उससे भी हम देख पाते हैं। किसी किसी रिएक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पर तापमान में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने को हमको मिलती हैं कभी कभी रिएक्शंस में। ठीक है ना। सब में नहीं मिलती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन अलग अलग चीज़ें यहाँ पर शो करती हैं। तो इस बात को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण हमारे पास है, जो उसने यहाँ पर टॉपिक हमको वैसे भी लिखा हुआ है सिलेबस में। रासायनिक समीकरण, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ हो गई? अबे हमको रिएक्शन दिखानी है ना। हमने बोला था कि ए प्लस बी यहाँ पर सी प्लस डी बनाता है। तो ये रिएक्टेंट्स लिख दिया हमने, ये प्रोडक्ट्स लिख दिया हमने, एरो से डिनोट कर दिया। तो यही हमने सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमने प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित कर दिया है तो हम बोलेंगे ये हमने क्या बना दी, उसकी रासायनिक समीकरण बना दी है, केमिकल इक्वेशन बना दिया है। नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको बता दूं, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला सबको पता होता है, Mg होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला सबको पता होता है,
O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखी है ये है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ये हमने इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिख दी है। हमने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई हम, तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि क्या, मुझे बताओ क्या इधर हमारे पास जितने mg रिएक्टेंट में हैं उतने ही mg प्रोडक्ट में भी हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, एक mg हमारे पास रिएक्टेंट में है, एक ही mg हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में भी है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमें रिएक्टेंट साइड देखने को मिल रहे हैं, बट प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हम लिखते हैं, इस प्रकार का जो इक्वेशन हम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ये समीकरण कहलाती है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, यहाँ पर इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। हमें क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़नी है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स हमारे पास, उनके एटम्स का जो नंबर रहेगा, जितने परमाणु यहाँ पर इनके मौजूद रहेंगे, अगर इतने ही परमाणु इनके मौजूद हों यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में भी, अगर मेरे पास मैग्नीशियम यहाँ एक है, राइट साइड में भी मेरे पास एक मैग्नीशियम है, अच्छी बात है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन अगर मेरे यहाँ पर राइट साइड में भी हो जाते तो मेरा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता। क्योंकि अगर मैं क्या देखूँ, अभी यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं हो रहा है। हमको क्या बनाना है, दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर करनी है, तभी जाकर मेरे पास जो क्या होगी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक समीकरण होगी, वो बैलेंस्ड हो पाएगी। और ये जरूरी क्यों है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको क्या करवाना है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करवाना है। किसका पालन करवाना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाना है, जो कि क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर न तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसे केवल यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बनाया यहाँ खुद से हम बना नहीं सकते। ये बात समझ लो, मतलब क्या बात हो रही है कि न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, ठीक है ना। तो हम एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड तो बना रहे हैं, पर वो मास पहले से एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, हम यहाँ पर इस हिसाब से तो क्या कह रहे हैं, इस हिसाब से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने एक मैग्नीशियम लिया, 2 ऑक्सीजन लिए, और हमको एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन नहीं मिला, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गया भाई, एक ऑक्सीजन तो हमने गायब कर दिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी रिएक्शन में कोई चीज़ गायब हो जाए, ठीक है, वहीं पर हमको मिलनी चाहिए, उसके एटम्स तो उतने ही होने चाहिए प्रोडक्ट में भी, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं, तो मुझे राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन करने हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ के मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, यहाँ पर इन नंबर्स को पूछा जा सकता है कि इसके आगे कितना लिखना है, इसके आगे कितना लिखना है। इनको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है इनको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें इतना नहीं घुसना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या कहा जाता है इनको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री गुणक कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेंगे इनको। चलिए यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को देखेंगे जरा। इस वाली इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इधर देखो क्या ये बैलेंस्ड है, एक जिंक है इधर, इधर भी एक जिंक है,
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक SO4 है, यहाँ पर भी एक SO4 है। तो बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया का समीकरण संतुलित है, और ऑप्शन दे देगा नीचे कोई से भी, ठीक है ना। और उसमें से आपको पहचानना होगा कि संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, इनमें से पहचान लोगे यार, मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इक्वेशन और है, इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। बैलेंस करना हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और वैसे तो पेपर में मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके का इक्वेशन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो संतुलित है, और आप देखकर ही आंसर टिक कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक Fe है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भाई साहब 3 Fe आ गए डायरेक्ट। तो बैलेंस तो है नहीं, ठीक है, फिर भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलो, लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो चलो पहले किसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। Fe3O4 को देखो, पहले सबसे बड़े किसको देखते हैं, मॉलिक्यूल को देखते हैं। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, यहाँ पर Fe3O4 सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, सबसे बड़ा अणु है। तो इसमें ऑक्सीजन देखते हैं, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4, यहाँ भी 4 ही ऑक्सीजन थे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात हो गई। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन थे, 2 चौको 8 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 8। यहाँ पर 2 ही हैं, तो 2 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर 3 Fe हैं, तो यहाँ भी हमको 3 Fe करना पड़ेगा। देखो कर सकते हैं बैलेंस, खुद से करने की कोशिश करेंगे इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O। इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। इससे क्या बन रहा है, इस तरीके की ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। इसमें आप गिन सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट के लेफ्ट हैंड रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर जितने एलिमेंट्स के एटम्स हैं उतने ही एलिमेंट्स के एटम कितने हैं, राइट साइड में भी प्रेजेंट है। और ये हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, कर सकते हैं इसको। चलिए अब अभी आगे इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। कहीं पर आपको देखने को मिले किसी भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उनके बेस पे यहाँ पर कुछ लिखा रहता है, अभिकारक या फिर उत्पाद जो हैं उनके बेसिस पे कुछ लिखा रहता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है बेस पे, तो इसका मतलब वो है सॉलिड। वो कैसा है, सॉलिड है, ठोस है। कैसा है भाई, ठोस है। कहीं पर लिखा हुआ है किसी के बेस पे एल, तो इसका मतलब वो कैसा है, लिक्विड है। कैसा है भाई, लिक्विड है, द्रव है। यहाँ पर कहीं पर किसी के बेस पे जी लिखा हुआ है, तो ये है हमारे पास गैस। वो कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, यहाँ पर गैसीय अवस्था। और कहीं पर अगर ए क्यू लिखा हुआ है, एक्वस, ठीक है, क्या है, एक्वस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जलीय, यानी कि जल में उसका विलयन बना रखा है, जल में क्या है, उसको घोल रखा है। तो एक्वस का मतलब क्या होता है, जल में घोल के जो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बना रखा है, विलयन बनाया हुआ है, उसको हम एक्वस से डिनोट करते हैं। तो किसी के बेस पे सॉलिड लिखा हो सकता है, लिक्विड लिखा हो सकता है, गैस लिखा हो सकता है, और एक्वस लिखा हो सकता है। ये उनकी स्टेट को शो करता है कि वो कौन सी स्टेट में यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पर हमको ध्यान रखना था। जो केमिकल इक्वेशंस होती है, रासायनिक समीकरण होती है, उनके बारे में इतना ही आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसने वैसे तो सिलेबस में तुम्हारे को सीधे अपघटन अभिक्रिया दिया, विस्थापन अभिक्रिया दिया, बट हम यहाँ पर पूरे पढ़ लेते हैं सबको एक तरफ से। तो आज हमको सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हम देखने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया की जब बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या मिलते हैं, यहाँ पर पदार्थ मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, CaO H2O के साथ मिलाया हमने, और प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, केवल एक ही उत्पाद मिलता है।
ठीक है, प्रोडक्ट कितना मिलता है, केवल एक ही मिलता है, एकल उत्पाद मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनको हम क्या कहने वाले हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, इनको हम कहने वाले हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, अभिकारक हो सकते हैं, और वो मिलकर कंबाइन होकर एक नया यहाँ पर क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो भी रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो इसके बेस पे एस लिखा हुआ यानी ये सॉलिड है, इसके बेस पे एल लिखा हुआ ये लिक्विड है, और इसके बेस पे यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है, यानी कि इसका जलीय विलयन है। ठीक है भाई, और इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। जैसे आपके नाम, इसके नाम पूछे जाते हैं। CaO को बोला जाता है क्विक लाइम। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम, यानी कि कली चूना। क्या कहा जाता है इसको, कली चूना कहा जाता है, या फिर कली चूना से बिन बुझा चूना। ये क्या है, बिन बुझा चूना है। इनके नाम ध्यान रखने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा चूना है ये क्विक लाइम, और इसका कैल्शियम ऑक्साइड भी नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसी को बोलने वाले हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो नाम आपके पास पूछे जाने हैं एग्जाम में, तो केमिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो CaO क्या होता है बिन बुझा चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है, क्विक लाइम इसको बोला जाता है। बात करेंगे यहाँ पर स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। पहले तो इसका केमिकल नेम ही लिख लेते हैं। इसका नाम होता है कैल्शियम, क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। स्लेक्ड लाइम कहा जाता है इसको, स्लेक्ड लाइम को और क्या बोलेंगे, बुझा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बुझा चूना भी कहा जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और ये सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ है, इसलिए ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और अभिक्रिया है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया में ही एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, कोयले का दहन करवाया जाता है। जब क्या करवाया जाता है, कोयले का दहन करवाया जाता है। बर्निंग ऑफ कोल की जब हम बात करने वाले हैं, और बर्निंग ऑफ कोल की जब हम बात करेंगे, तो इसमें कोल का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पार्ट कोल का क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन की रिएक्शन, जब भी बर्निंग की बात हो, जलाने की बात हो, दहन की बात हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है रिएक्शन होती है O2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। और कार्बन को जब भी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जलाया जाता है, कार्बन को जब भी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जलाया जाता है, तो क्या बनता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या बात करी मैंने, जब भी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में, जितना यहाँ पर हमको ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन मिल जाए, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कैसी रिएक्शन है, देखो दो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आप छांट लेंगे वहां पर। ठीक है ना, किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात करते हैं O2 और H2। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का, वाटर का। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। चलिए इतना हम यहाँ पर कर लेते हैं आज। इसके बाद अगर इसमें देखते हैं बाकी अगला जो रिएक्शन आएगा हमारे पास, अगला रिएक्शन क्या आएगा, आगे हो जा। अगला रिएक्शन जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे लगता है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम्स हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल मत करना यार। ठीक है, टाइम में थोड़ा बिजी रहता हूँ, दिन में मैसेज देखकर मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। इतना क्या बोलते, क्लास में रहता हूँ मैं, तो फिर आप लोगों का कॉल मैं उठा नहीं पाऊँगा।
ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको होते हैं। और इस बात की टेंशन मत लेना, कोर्स मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह भी मैं सारे करवाऊंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।